कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सुनिए, आंखें खोलिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। श्री उसका चेहरा हाथों में लेकर बोली। पुलिस के बजते हुए सायरन, रिपोर्ट्स और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। इस बीच एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। श्री बदहवास सी दिव्यम को गोद में लिए उसके चेहरे को बार बार हिलाकर बुला रही थी। बरसते हुए बादल, चमकती बिजली, सब कुछ आज श्री के करुण क्रंदन से थम गया था। वहां खड़े हर किसी शख्स की आंख नम कर रही थी। मैम, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा, किसी ने उससे कहा और दिव्यम को उठाकर जल्दी से स्ट्रेचर पर डाल एम्बुलेंस में चढ़ा लिया। पूरे रास्ते श्री दिव्यम का हाथ पकड़े बस उसे देखती रही। अचानक से वो बिल्कुल खामोश हो गई। हॉस्पिटल में आए उसे 2 घंटे हो चुके थे। डॉक्टर ने दिव्यम को तब से ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ। ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। आग की तरह ये खबर पूरे शहर में फैल गई, जिसे सुनकर पूरा शेखावत परिवार हॉस्पिटल पहुंच चुका था। उन्हें हॉस्पिटल कॉरिडोर में ओटी के सामने खड़ी श्री दिखाई दी। बिखरे उलझे बाल, पूरे तरीके से भीगी हुई, नंगे पैर जिनसे जगह जगह से हल्का खून रिस रहा था। पर उसे महसूस करने के लिए श्री होश में ही कहाँ थी। भावना और अभिलाषा तड़प कर जैसे ही आगे बढ़ने को हुई। रुकिए आप लोग, परंपरा पीछे से बोली। आगे मत बढ़िए, जो हो चुका है अगर उसमें आप लोग आगे आए तो इस टाइम श्री शायद खुद को संभाल ना पाए। छोड़ दीजिए उसे उसके हाल पर, वही अच्छा है उसके लिए इस टाइम। श्री की ताकत वो खुद है। उसकी बात सुनकर परम वहीं बेंच पर गिर गया। क्या हो गया मुझसे बाबा साहब, मैंने ये तो ना सोचा था। सबकी बातों में आकर कैसे सोच लिया कि मेरी बहन खुश नहीं है, कि दिव्यम उसकी आज़ादी उससे छीन रहा है, उसको सिर्फ अपने गुस्से में दबा कर रखना चाहता है। कैसे कैसे कहते हुए वो रो पड़ा। संभालो खुद को परम, गलती हम सब से हुई है। किसी को देखकर ही उसके बिहेवियर का अंदाज़ा लगा लिया हमने, और तो और उसके अतीत को भी कुरेद दिया, जिसने शायद सब बिगाड़ दिया। अब आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो जाओ और दुआ करो, सब दिव्यम के लिए, श्री के लिए। दिग्विजय जी दुखी मन से बोल पड़े। लगभग 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकले। श्री ने उन्हें देखकर तुरंत पूछा, कैसे हैं मेरे पति? डॉक्टर साहब, वो बेहोश क्यों हो गए? देखिए मिसेस राणावत, हिम्मत रखिए, अभी कुछ नहीं कह सकते। आपके पति की बॉडी में एक खतरनाक मेथाम्फेटामाइन नामक ड्रग्स हाई डोज में दिया गया है। काफ़ी डोज होने की वजह से उसने उनके हार्ट बीट को धीमा कर दिया है। बॉडी फ्रीज होती जा रही है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत बनाए रखिए। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या हुआ मेरे लल्ला को? पीछे से आवाज़ आई। निर्मला जी, आदर्श, अनंत, अभिनव, निश्चय सब आ चुके थे। सबसे पहले निर्मला जी की नज़र श्री पर पड़ी। उसकी वो दशा देख निर्मला जी का दिल फट गया। उन्होंने धीरे से श्रीधिका के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखा, जिस पर श्री ने खाली आंखों से उन्हें देखा। कुछ नहीं होगा दिव्यम को। श्री अपने आंसुओं को अपनी आंखों में छुपा कर निर्मला जी बोली, मैं कुछ उन्हें होने भी नहीं दूंगी बड़ी माँ। श्रीधिका वैसे ही उन्हें देखते हुए बोली, सही कह रही हो श्री, पीछे से नीलू आकर बोली। आज अभिनव दूर खड़ा श्री को देख रहा था। दिव्यम का सुनकर उसे भी धक्का लगा। भले ही उससे वो नाराज था, पर उसका इतना बुरा वो भी नहीं चाहता था। श्री का ये रूप देखकर कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा था वो सिर्फ दिव्यम की थी और है। रात गहराती जा रही थी। आज ईश्वर दयाल के हाथ पैर भी ठंडे पड़ रहे थे। पूरी हवेली में अकेले वो एक कमरे में खुद को समेट चुके थे। दिव्यम का सुनकर आज उनको वो वक्त याद आ गया जब उन्होंने दिव्यम के पिता को खोया था। तब से लेकर आज तक उनकी और दिव्यम की कभी नहीं बनी। पर आज कहीं दबी हुई वो आग को चिंगारी मिल चुकी थी। वो एकटक फ़ोन की घंटी पर अपना ध्यान लगाए थे कि कहीं कोई खबर उन्हें मिल जाए। सुबह का 4 बज चुका था। डॉक्टर ने दिव्यम को रूम में शिफ्ट कर दिया था। 2 स्पेशल डॉक्टरों की निगरानी में उसे रखा गया था। वो बराबर उसे मॉनिटर कर रहे थे। श्री उसे वहीं दरवाजे पर बने ग्लास से एकटक देख रही थी। एक पल भी श्री ने नज़र दिव्यम पर से नहीं हटाई।
बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटा हुआ दिव्यम, जिसका वो खूबसूरत चेहरा मुरझा गया था। होठ नीले पड़ चुके थे, जगह जगह खरोच के निशानों पर दवाई लगी हुई थी। उसे ऐसे देख श्री का कलेजा मुंह को आ रहा था, पर वो खड़ी थी हिम्मत बांधे कि तभी डॉक्टर बाहर आए। सभी तुरंत डॉक्टर के पास आए। भाई अब कैसे हैं डॉक्टर? आदर्श ने सबसे पहले उन्हें पकड़ा। देखिए, प्लीज़ संभालिए खुद को। हमने अपना 100% दे दिया है। अब पेशेंट को कल तक होश आ जाए तो ठीक है, बाकी अब सब दुआ करे, बस सब ठीक होगा, डॉक्टर कुछ सोचते हुए बोले। भाभी, आदर्श ने श्री को बुलाया, जिस पर श्रीधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो एकटक जमीन की तरफ देख रही थी। श्री, इस बार नीलू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया, जिस पर वो तुरंत उठकर अंदर रूम में दिव्यम के पास चली गई। उसके पीछे नीलू जाने को हुई, तभी आदर्श ने उसे रोक लिया। रहने दो, जाने दो उन्हें, भाई के पास रहेंगी तो कम से कम हिम्मत तो रहेगी उन्हें उनके होश में आने तक। अंदर आकर श्री ने दिव्यम के पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और नम शब्दों में बोली, बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, मेरे पास ही रहिएगा, नहीं रह सकती मैं आपके बिना एक पल भी नहीं, कहकर श्री फपक पड़ी थी। एक कठिन काली रात गुजर चुकी थी। सूर्यदेव अपनी लालिमा राजस्थान की धरती पर बिखेर चुके थे। पक्षियों का इंतजार समाप्त हुआ था। वो अपने घोंसलों से अपने मंतव्य को निकल चुके थे और इसी वक्त हॉस्पिटल के रूम में बैठी श्री का इंतजार खत्म हुआ। दिव्यम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसे प्यास का एहसास हुआ। उसने धीरे से नज़र घुमाकर देखा। सामने बेड की टेक से सर लगाए श्री दिखाई दी, उसका हाथ अपने हाथों में लिए। हल्का गुलाबी अनारकली सूट, जिस पर जगह जगह मिट्टी के निशान थे, उलझे बिखरे हुए बाल, गालों पर आंसुओं की सूखी हुई रेखा, पीली पड़ी रंगत। एक पल को दिव्यम के दिल में टीस सी उठी। 3 दिन बाद वो उसे देख रहा था, वो भी इस हाल में। उसने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखने के लिए हाथ जैसे ही आगे किया, फिर से उसके कानों में वो बात गूंजी, जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी जिद, तुम्हारे गुस्से और तुम्हारे मोह में जान दे दी, वैसे ही श्री को भी तुम देखना चाहते हो। दिव्यम ने हाथ वापस खींच लिया। अपना दूसरा हाथ जैसे ही उसके हाथ से निकालने की कोशिश की, श्री की आंख खुल गई। अपने सामने उसकी खुली आंखें देख उसने तुरंत उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया। आप ठीक हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ चाहिए आपको? श्री बोलती चली गई। जब वो नहीं बोला तो उसने उसके पूरे चेहरे पर चूमना शुरू कर दिया। दिव्यम ने आंखें बंद कर ली। उसकी तड़प दिव्यम अंदर तक महसूस कर रहा था। फिर कुछ सोचकर उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पानी चाहिए, दिव्यम धीरे से बोला। हाँ हाँ, मैं अभी देती हूँ ना आपको। श्री अपने आंसू पोंछते हुए टेबल की तरफ बढ़ी। वो रोते हुए हंसकर उससे सब पूछ रही थी। दिव्यम ने उसके चेहरे की तरफ देखा। पानी ग्लास में डालते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वो सोचने लगा, सच कहते हैं लोग श्री कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो मेरे लिए, अपना करियर, अपना वजूद, अपनी सोच, और यहाँ तक कि हो सकता है कहीं मेरे माँ बाप की तरह एक दिन तुम भी मुझे बचाने के चक्कर में। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मुझ में इस कदर नहीं खो सकती श्री कि अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दो मेरे ऊपर। आज अगर मैं होश में ना आता तो तुम क्या करती श्री? उसकी सोच पर विराम जब लगा जब श्री ने पानी का गिलास उसके मुंह में लगा दिया। धीरे पीना, मैं पकड़े हूँ, वो फिक्र से बोली। मैं बच्चा नहीं हूँ श्री, वो चिढ़कर बोला। श्री के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। कितना तरस गई थी उसकी ऐसी बातें सुनने के लिए। उसने ग्लास उसके हाथ से लिया और कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। दिव्यम खुद उसकी बाहों के लिए तरस रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे आराम करना है। श्री तुरंत संभली और आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ मैं आपको लिटा देती हूँ। नहीं, मैं लेट सकता हूँ। ठीक है, आप लेट जाइए, मैं बाहर सबको बता देती हूँ। ये खबर सुनकर सबने राहत की सांस ली। निर्मला जी, नीलू, अनंत, अभिनव सब उससे मिले। शेखावत परिवार के सभी लोगों ने भी दिव्यम को दूर से देखा। शायद मिलने का उससे हक वो खो चुके थे। श्री, नीलू ने उसे पुकारा। हाँ नीलू, तू भी घर चली जा, अपना हुलिया चेंज कर। दिव्यम को तो अब होश आ गया है ना?
मैं नहीं चाहूँगी वहाँ जहाँ मेरे पति की कोई इज्जत नहीं। तुझे पता है नीलू, मुझे पता है, सब पता है। परंपरा दी ने मुझे बताया। पर मेरे घर तो चल ही सकती है। चल, मैं साथ चलती हूँ तेरे। पर नीलू, उनके पास अभी थोड़ी देर रुक जाऊँ। सब हैं श्री यहाँ, तू चल, मैं आदर्श को बताकर आती हूँ। नीलू आदर्श को बताकर जबरदस्ती श्री को घर ले गई। इधर आदर्श जब दिव्यम के पास आया, आदर्श जी भाई, मेरा मोबाइल दो, दिव्यम ने कहा, जिस पर आदर्श ने कुछ सोचते हुए उसका मोबाइल उसे दे दिया। मोबाइल लेकर दिव्यम ने पूछा, श्री कहाँ है? आदर्श ने उसे नीलू के घर जाने वाली बात बताई। ठीक है, जाओ डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाओ, बाकी ट्रीटमेंट मैं घर जाकर ले लूँगा। 2 घंटे में हमारी फ़्लाइट है, जल्दी करो। पर भाई, अभी आप ठीक नहीं हुए हैं। और भाभी, उन्हें तो आ जाने दो। जो कह रहा हूँ उतना करो, वरना मर। मैं भी नहीं गया हूँ, जिंदा हूँ मैं। भाई, आदर्श तड़प उठा। जाओ आदर्श, दिव्यम ने कहा, और किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। आदर्श जानता था कि अब बात करना बेकार है, तो उसने अभी इसी वक्त चुप रहना ठीक समझा और बाकी सबको बता दिया। निर्मला जी ने भी दिव्यम से बात करनी चाहिए, पर दिव्यम की तबीयत को देखते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लगभग आधे घंटे के अंदर दिव्यम ने डॉक्टर से ज़बरदस्ती अपनी गारंटी पर डिस्चार्ज पेपर तैयार करवा लिया। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो जैसे ही बाहर निकला, सामने श्री को खड़ा पाया। दिव्यम ने उसे देखकर कसकर आंखें बंद कर ली और बोला, ये इतनी जल्दी कैसे आ गई? श्री ने जब दिव्यम को देखा तो वो तुरंत बोली, सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको आराम करना चाहिए। वो कुछ नहीं बोला। तब उसने यही सवाल आदर्श से किया। वो भाभी, हम घर जा रहे हैं। आपको तो अभी आराम करना चाहिए। श्री फिर दिव्यम से बोली। वो मैं घर जाकर कर लूँगा। दिव्यम बिना उसकी तरफ देखे बोला, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना सोचो तुम। सबको उसकी बात खटक रही थी, पर श्री तो श्री है। अगर दिव्यम की अनकही बात ना समझ पाए तो क्या ही उसका प्यार। वो जानती थी उसकी नाराज़गी और गुस्सा उससे नहीं, अब खुद से है। वो तुरंत बोली, मैं भी चल रही हूँ, और जाकर गाड़ी में बैठ गई। दिव्यम ने गहरी सांस ली और वो सभी वहाँ से निकल गए। पूरे रास्ते उसने पूरे तरीके से श्री को इग्नोर किया। अभी पूरे तरीके से उसकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई थी। फिर भी वो अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए किसी से कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि श्री तो उसी पर नज़र गड़ाए बैठी थी। अब कैसा फील कर रहे हो दिव्यम? नीला ने घर के अंदर आते ही दिव्यम से पूछा। फाइन, उसने जवाब दिया। नीला फॉर्मेलिटी करके साइड हो गई। तभी स्नेह आगे बढ़ी। तुम्हें आराम करना चाहिए था दिव्यम, इतनी जल्दी सफ़र करना ठीक नहीं था, है ना श्री? तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही दिव्यम बोला, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, किसी के हिसाब से नहीं चलता, और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसकी ये श्री से बेरुखी सबको परेशान कर रही थी, खासकर निर्मला जी को। उन्होंने आदर्श की तरफ देखा। उसने बाद में बताने का इशारा किया, क्योंकि नीलू ने उसे क्या बात है पता चल चुका था। ईश्वर दयाल, जो कब से अपने कमरे की खिड़की से हॉल की तरफ उसे देख रहे थे, वापस अपने रूम की तरफ चले गए। नीला और स्नेह ने एक दूसरे को इशारा किया। दरअसल परंपरा ने ये बात अनंत को बता दी थी, और अनंत ने नीला को। तो कहीं ना कहीं दोनों को इस बात की तो खुशी थी कि दिव्यम अपने पुराने डर के चलते श्री का पत्ता साफ करने के लिए गलती करेगा, और वो दोनों फिर से, जो गुस्सा ईश्वर दयाल के मन में कम हो चुका था श्री की वजह से, वो फिर से वैसा ही कर देंगे। रूम में आकर दिव्यम तुरंत बेड पर गिर गया। सफ़र की थकान और कमजोरी की वजह से कैसे वो यहाँ तक चला आया, ये सिर्फ वो ही जानता है। पर जिस वजह से उसने ये किया वो भी पूरा नहीं हुआ। श्री उसके पीछे पीछे रूम में आई। उसको ऐसे देख उसने जैसे ही उसके जूते उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, वो उठकर बोला, रुको, हाथ मत लगाना। क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम अब मेरे साथ कुछ करो। पहले भी तो करती थी, अब नहीं करोगी तुम? मैं खुद कर लूँगा, पहले भी तो करता था ना मैं। दिव्यम कमजोरी की वजह से बेड के टेक पकड़कर मुड़कर बोला। सुनिए, श्री उसकी बात सुनकर रुआंसी होकर बोली, जिस पर दिव्यम ने आंखें भींच ली। मुझसे गुस्सा है तो गुस्सा कर लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, पर मुझसे मुंह ना मोड़िए। मैं कैसे रहूँगी आपके बिना?
दिव्यम की आंखों में नमी उतर गई, लेकिन फिर वो उसे जब्त करके मुड़कर बोला, जैसे पहले रहती थी श्रीधिका। श्री की पलकें आश्चर्य से उठ गईं, जिसने अभी अभी उसके मुंह से अपना पूरा नाम सुना था। इतनी बेगाना कर दिया एक पल में दिव्यम ने उसे। और फिर मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। अच्छा तुम बताओ, कभी मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? बोलो, चुप क्यों हो? तुमने बड़ी माँ के ज़रिए मुझसे शादी की, मुझे ब्लैकमेल करवाया। मैंने तो तुम्हें मना किया था ना, याद है ना? बोलो, चुप क्यों हो? याद है ना तुम्हें श्रीधिका? उसके ऐसा कहते ही श्री अपने आंसू रोकते हुए बोली, मैंने कब कहा कि आपने मुझसे कभी प्यार किया? नहीं करते ना सही, पर वैसे ही रहिए जैसे शादी के बाद हो गए थे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए और ना ही कभी कुछ मांगूंगी। अरे मेरा अकेले का प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी है। श्री उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, छूना मत आज के बाद मुझे। दिव्यम ने उसका हाथ झटक कर कहा, क्योंकि वो खुद उसकी करीबी से बहकना नहीं चाहता था, जिस पर श्रीधिका के रुके हुए आंसू उसके गालों पर बह गए। नहीं रह सकता मैं और दिखावा करते हुए, मैं सिर्फ बड़ी माँ की वजह से कोशिश कर रहा था। दिव्यम ने सोफे पर बैठते हुए कहा, ये सब आप मेरे घर वालों की बातें सुनकर कह रहे हैं ना? वो उसके पैरों के पास बैठकर बोली, मैं मानती हूँ सब गलत हुआ, उसकी सज़ा मुझे दे दो, पर इतनी बेरुखी ना दिखाइए मुझसे। नहीं देनी मुझे कोई सज़ा। और कुछ नहीं गलत कहा। तुम्हारे घर वालों ने जो सच था वो बोला, जो तुम नहीं देख पाई वो उन्होंने देख लिया। आखिर वो तुम्हारे अपने हैं। मुझे भी अब ये दिखावे की ज़िंदगी जीनी नहीं होगी, इसलिए प्लीज़ मुझसे शादी करना तुम्हारी ज़िद थी जो अब पूरी हुई। अब आगे खुद पर ध्यान दो। इतना कहकर वो लाइट ऑफ करके बेड पर लेट गया, क्योंकि इससे ज़्यादा वो बोल ही नहीं सकता था। दिमाग घूम रहा था उसका, जिसके लिए वो श्री को अब कोई मौका नहीं देना चाहता था। आधी रात हो चुकी थी। दवाई के असर से दिव्यम शायद सो गया था। सोफे से टिक कर बैठी श्री कब से उसे देख रही थी। फिर धीरे से वो उठी, उसके पास आई, धीरे से तकिया उठाकर उसके सर के नीचे लगाया, सही से कंबल उठाया और उसके बालों को सही कर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। फिर धीरे से खुद से बोलने लगी, ऐसे कैसे छोड़ दूँ आपको? आपके हाल पर नहीं रह सकती मैं आपके बिना। ऐसे कैसे मुझसे नाराज़ हो सकते हैं आप? अरे क्यों नहीं समझते आप? आपकी नाराज़गी भी मुझे मंजूर है। सुन रहे हैं ना मेरी बात? दिखावा कर रहे हो या कुछ भी, मुझे सब मंजूर है आपका। इतना कहकर वो मुंह बंद करके फफक फफक कर रो पड़ी। फिर धीरे से उठकर दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। उसके जाने के बाद दिव्यम ने अपनी आंखें खोली। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर तकिया भिगो गया। सही कहते हैं सब, श्री भूल चुकी हो खुद को तुम मेरे लिए। कहीं तुम्हें भी मैंने खो दिया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। दूर हो जाओ मुझसे तुम श्री, यही सही है। इतना सोचकर उसने आंखें बंद कर ली। सुबह हो चुकी थी। श्री जो कब से उठकर दिव्यम को देख रही थी, जो हमेशा की तरह उसके ऊपर पैर रखकर उसको कमर से जकड़े सो रहा था, आज वो जानबूझकर नहीं उठी, क्योंकि जानती थी उसकी इतनी करीबी अब इस टाइम ही मिलेगी उसे। काफ़ी देर बाद हल्की सी पलकें खोलकर दिव्यम ने जब देखा तो श्री का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे दिखा। पहले तो एक अनदेखी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, फिर वो झटके से उठ खड़ा हुआ और सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ गया। सुनिए, श्री का ये बोलना उसके कदम खुद ही रोक देता है। नाश्ते में आपको कुछ हल्का खाना, वेजिटेबल सूप बना दूं? मैं जो खाऊंगा महेंद्र बना देगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर दिव्यम ने दरवाज़ा बंद कर लिया। श्री मायूस हो गई, फिर बोली, आप कुछ भी कहें, मैं वो ही करूंगी जो मेरा मन होगा। इस वादे के साथ श्री उठी। उसने उसके कपड़े निकाल कर बेड पर रखे, बेड सही किया, उसकी बाकी चीज़ें जो इधर उधर थी सही की। तब तक दिव्यम बाहर आ गया। श्रीधिका तुरंत ही शावर लेने चली गई, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट थी और दिव्यम का नाश्ता भी अभी तैयार करना था। श्री नहाकर बाहर आई। दिव्यम वहाँ नहीं था। उसके लिए जो कपड़े श्री ने निकाल रखे थे वो भी ऐसे ही पड़े थे बेड पर। शायद उसने वो पहने ही नहीं, दूसरा निकाल कर पहन लिया, क्योंकि वार्डरोब खुला हुआ था। उसने वो सब समेट कर रखा और नीचे आ गई। आदर्श हाल में ही बैठा था, बाकी सब ऑफिस जा चुके थे। गुड मॉर्निंग भाभी।
गुड मॉर्निंग आदर्श, नाश्ता किया तुमने? मैं इनके लिए बनाने जा रही हूँ, तुम कुछ खाना चाहोगे? नहीं भाभी, थैंक यू, पर भाई को अभी मैंने बाहर जाते हुए देखा। बाहर? पर आज तो उन्होंने कॉफ़ी भी नहीं पी आदर्श, और फिर दवाई वो भी तो लेनी है, वो फिक्र से बोली। महेंद्र भैया, श्री ने पुकारा। जी भाभी, आपके भैया ने कुछ खाने के लिए आपसे मांगा था या फिर ऐसे ही चले गए? नहीं भाभी, आज तो सवेरे से मैंने उन्हें देखा भी नहीं। ठीक है, आप जाइए। श्री की ये बात सोच कर ही आंख भर आई कि उसने उससे दूर होने के लिए खुद को भूलना शुरू कर दिया है। भाभी आप ठीक हैं? आदर्श उसके पास आकर बोला। वो मुड़कर आंखें पोंछती हुई बोली। श्री, निर्मला जी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली। बड़ी माँ, वो मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप कुछ लेंगी? श्री उनके सामने नॉर्मल होकर बोली। मुझसे अपने आंसू छिपाने की ज़रूरत नहीं है मेरा बच्चा, हम सब जानते हैं। जिस पर श्री उनके गले से लग गई। देखा ना आपने बड़ी माँ, जब से यहाँ से गई हूँ उन्होंने उस दिन से एक बार भी मुझसे बात तक नहीं की। इतना रूठ गए हैं वो मुझसे। रूठा वो तुझसे नहीं है श्री, अपने आप से है। तुम जानती हो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तुम्हें तो मैंने बताया था श्री, वो दर्द, वो दोष जो कभी मेरा लल्ला या दुनिया का कोई बच्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता, मेरा लल्ला लिए घूम रहा है पिछले 17 साल से। तुम्हारे आने से वो भूलने लगा था वो सब। मैंने महसूस किया था बेटा, लेकिन एक गलतफहमी ने उसे सब याद दिला दिया है। श्री, दुख तो इस बात का है कि इस बार दुखी वो है। रो तुम रही हो श्री, पर हिम्मत नहीं हारो बच्चा, निकाल लो उसे इस पश्चाताप से बाहर, वरना वापस नहीं आएगा वो तुम्हारे पास। नहीं बड़ी माँ, नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। एक बार हो गया सो हो गया, अब सब सही होगा, आप देखना। श्री आत्मविश्वास से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, जिससे आदर्श और निर्मला जी के चेहरे पर संतोषजनक भाव आ गए। आधी रात हो गई थी, दिव्यम का कुछ पता चता नहीं था, उसने अपनी दवाई भी नहीं ली थी। श्री बेड से टेक कर आंखें बंद कर उन पलों में चली गई जब वो उसे अपने करीब, बहुत करीब महसूस करती थी। एक आंसू का कतरा उसके गाल पर बह गया। दूर कहीं बजते हुए एक गाने की हल्की धुन उसे उस रात की खामोशी में सुनाई दी। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे हमको आया नहीं। दिल तो है पर जाने क्यों धड़का ही नहीं कब से, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का हाल ही बयां हो रहा हो। उसकी आंखें बरसने लगी कि तभी दरवाजे पर आहट हुई। श्री तुरंत उठकर खड़ी हुई। दिव्यम अंदर आया, थका हुआ, बिखरे बाल, उदास आंखें। श्री उसे देखकर तड़प उठी, पर खुद की भावनाओं को कंट्रोल करते हुए बोली, सुनिए। दिव्यम के कदम थम गए जो चेंज करने ही जा रहा था। खाना खा लीजिए, भूख लगी होगी। नहीं, मैंने ऑफिस में खा लिया था, वो बिना मुड़े ही बोला। अच्छा। श्री अपनी रुआंसी आवाज़ को बामुश्किल नॉर्मल करती हुई बोली, तो दवाई तो खा लीजिए, सुबह भी आपने नहीं ली थी। दिव्यम पलटा, टेबल से दवाई उठाई और जल्दी से मुंह में डालकर निकल गया। फिर श्री की तरफ देखा और बोला, और कुछ? नहीं, मैं आपके कपड़े निकाल दूं? नहीं, मैं निकाल लूँगा, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचा करो, मैं खुद अपना ध्यान रख लूँगा। इतना कहकर दिव्यम लंबे कदमों से चेंजिंग रूम में चला गया। श्री वैसे ही खड़ी रही जब तक वो बाहर आकर बेड पर लेट नहीं गया। श्री उसके पास लेट कर उसके सोने का इंतजार करने लगी ताकि वो उसे एक बार प्यार से छू सके, उसका वो चेहरा अपनी आंखों में उतार सके। थोड़ी देर बाद दवाई के असर से उसे नींद आ गई। तब वो उसके पास धीरे से बढ़कर आई, उसके गाल पर हाथ रखा। आंखें एक बार फिर से बरस पड़ी, प्यार से उसके माथे पर किस किया। दिव्यम अचानक उसके पहलू में सिमट गया। उसने प्यार से उसे अपने करीब किया और आंखें बंद कर ली। वक्त बीतने लगा, दोनों अपनी जगह पर एक दूसरे के बारे में सोचते हुए अड़े रहे। दिव्यम हर तरीके से श्री को इग्नोर करता, आजकल तो उसने उससे बात भी करना बंद कर दिया था, और श्री उसकी हर नाराज़गी के दूर होने के इंतज़ार में और भी मजबूत होती चली जा रही थी।
दिन भर भले ही वो उससे रूठा रहता, पर रात में उसके सोने के बाद श्री उसे अपने करीब करके अपनी सारी बेचैनी का सबब ढूंढ ही लेती। और फिर एक दिन बिजनेस में एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट के सक्सेस होने की खुशी में आज नीला ने अनंत को सबकी नज़रों में लाने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें शेखावत परिवार को भी आमंत्रित किया। ईश्वर दयाल से खुद कहकर उसने दिग्विजय जी को दोबारा फ़ोन भी करवाया था। उसका मकसद सबको इकट्ठा कर अनंत को ईश्वर दयाल की नज़रों में सबके सामने उठाना था। लेकिन आज शायद उसका ये प्लान बैकफायर होने वाला था। परंपरा घर वापस आई थी। दिग्विजय जी, परम और अखिल जी, अकुल, भावना, अभिलाषा सब उसके साथ आए थे नीला के बुलाने पर, और शायद श्री से मिलने, जिसने उस बात के बाद उन सबका फ़ोन उठाना तक बंद कर दिया था। स्नेह भी आदर्श और अभिनव के साथ आई थी। माहौल जम चुका था। श्री सिर्फ इन सब से अलग अभी रूम में थी। दिव्यम तो आजकल घर में ही ना के बराबर ही होता था। फिलहाल वो एक मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी था। श्री, उसने मुड़कर देखा। परंपरा खड़ी थी। इतना नाराज हो कि अपनी दी से भी नहीं मिलोगी? नहीं दी, आपसे नाराज नहीं हूँ, श्रीधिका उसका हाथ पकड़कर बोली। श्री, नीचे सब आए हैं, सबको अपनी गलती का एहसास है, एक बार उनसे मिल लो। भाई साहब तो बहुत परेशान है। एक पल ऐसा नहीं गया जब उन्होंने तुझे याद नहीं किया हो। खुद से ही नहीं मिल पा रही हूँ दी, मैं तो किसी से क्या मिलूँगी, वो भरी आवाज़ में बोली। उसका मन समझ परंपरा ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अपनी जीजू के लिए तो चलेगी, आज उनके लिए खुशी का दिन है, तो चलना श्री प्लीज़। ठीक है दी, आपके लिए और जीजू के लिए। परंपरा उसे नीचे ले आई। वो जाकर निर्मला जी की बगल में बैठ गई। बाकी सब से किसी से उसने बात नहीं की। आदर्श भी उसके पास बैठ गया। परम ने उसको ऐसे देख दिग्विजय जी की तरफ देखा। उन्होंने आंखें झपका कर शांत रहने का इशारा किया। भावना जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आखिरकार अनंत की कामयाबी आपकी भी तो हुई, आपका दामाद है वो। नीला हंसते हुए बोली। जी बिल्कुल नीला जी, मैं बहुत खुश हूँ अनंत के लिए, भावना मुस्कुराकर बोली। उनके पास खड़ी अभिलाषा की निगाह तो श्री पर ही थी, जो उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी, जिसे नोटिस कर सबके सामने स्नेह आकर बोली, अनंत और अभिनव ने हमेशा बाबा साहब के कदमों में ही चलकर ये उन्नति पाई है, इसलिए ये शोहरत उनके कदमों में है। सच कहते हैं लोग, जो अपने बड़ों को साथ लेकर चलते हैं वो सब कुछ पाते हैं, है ना अभिलाषा जी? जी बिल्कुल, वो धीरे से बोली। सेलिब्रेशन केक काटने के बाद सब डिनर के लिए जा ही रहे थे कि तभी परम ने पीछे से श्री का हाथ पकड़ लिया। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी का अगला पार्ट अगर कल आप लोग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।